चलो बच्चों, हम आज से एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसका नाम लिखो न्यूटन्स लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो जितने तुमने पहले के कॉन्सेप्ट्स मुझसे सीखे हैं, मैं सभी चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा रिलेट करूंगा। सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिखो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता। अथर्व सिंह कौन है? अथर्व सिंह कौन हो बेटा? अथर्व सिंह कौन है बेटा? इस बैच में तो कोई है नहीं, अभी तक आया नहीं था। अथर्व कौन हो आप? चलो बाद में बात करें। तो हम चैप्टर का नाम लिख दें न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बहुत सिंपल सा थ्योरी है। लिखो लिखो। एवरी बॉडी will remain every body will remain in a state of rest. Every body will remain in a state of rest or constant velocity or constant velocity until a net force is applied on the body. Until a net force is applied on the body. सर क्या मतलब हुआ? सपोज करो ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है ये रेस्ट पे रहेगा या फिर, और अगर या तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई आके इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, अपने आप तो चलने नहीं लग जाएगा। और अगर मूव हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी जब तक कोई आके उस पे फोर्स ना लगाए। फर्स्ट लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल ये रखा हुआ है मेरे हाथ के सामने, हाथ पे ये रखा ही रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, नेट फोर्स इसको मूव करने के लिए। तो न्यूटन ने कहा अ बॉडी स्टेज एट रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी until a net force is applied. ठीक है सर? This property of the body इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। लिखो फिर से, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी until a net force is applied and this property is called inertia. लिख लो। लिख लिया? अब आगे देखो, इसी में अभी डिस्कशन चल रहा है। inertia depends on mass. inertia depends on mass मतलब मोर मास, अगर मास ज्यादा होगा, मोर मास मोर इज inertia. इतना लिखो फिर समझाऊंगा। मोर मास मोर इज inertia.
more mass, more is the inertia. तो क्या मतलब हुआ इसका सर? यहाँ देखो ना, सपोज करो ये फ्रिक्शनलेस टेबल पे दो ऐसे ब्लॉक्स रखे हुए, ऐसे रखे हैं दो ब्लॉक्स भाई, एक है 1 kg का, दोनों रेस्ट पे हैं। तो किसको मूव करवाने में एफर्ट ज्यादा, ये बताओ, किसको मूव करवाने में एफर्ट ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली 100 kg। तो एफर्ट ज्यादा लगा ना, तो मोर मास मोर इनर्शिया। मतलब कोई, जैसे एक और चीज, ये ये दोनों तुम्हारी तरफ चलकर आ रही थी बॉडीज, दोनों मूव कर रही हैं, चलो दोनों दोनों चलकर आ रही है, किसको रोकने में तुम्हें ज्यादा डर लगेगा या एफर्ट लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली इस वाले का। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा, उसका अपनी स्टेट को मेंटेन करने में, जो स्टेट को मेंटेन करने की टेंडेंसी भी क्या होगी? ज्यादा। और समझाओ सर फिर से। एक बहुत मोटा इंसान खड़ा है और एक बहुत ही पतला इंसान खड़ा है, बहुत ही पतला दुबला। किसको मारने में तुम्हें कम डर लगेगा? ऑब्वियसली इसको मारने में, तुम्हें पता है किसके मारूंगा गिर जाएगा ये। इसको मारने में डर लगेगा कि अरे ये तो बहुत तगड़ा है, इसको मारूंगा तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत भारी आदमी है। तो इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका इनर्शिया कम है। इसी तरीके से समझ में आ गया बच्चों, इनर्शिया का क्या मतलब है? वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की जो प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया कहलाती है। और अगर आप कोई बॉडी रेस्ट पर है, उसको अगर रेस्ट से उसकी स्टेट को बदलना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर अगर कोई बॉडी मूव हो रही है, तो जब तक कोई उस पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, नेट फोर्स नहीं लगेगा, वो मूव होती रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई अभी तक डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पर। और मोर मास मींस मोर इनर्शिया, मोर मास मींस मोर इनर्शिया। मोर मास मोर इनर्शिया। और जो मास की ऑब्वियसली ऐसा यूनिट है वो है केजी। ठीक है साहब, पहला तो लॉजिक क्लियर हो गया, थ्योरी था। अब सेकंड लॉ। सेकंड लॉ सो में तुम्हें आज समझ में आएगा न्यूटन्स लॉ कि कैसे क्या होता है चैप्टर। सच बता रहा हूँ, तुम्हें अब समझ में आएगा कि न्यूटन्स लॉ अभी एक आध दिन के बाद से कि ये होता है चैप्टर। और देखो, इसको पढ़ाने के लिए मुझे कितने सारे चैप्टर्स पहले पढ़ाने पड़े, तब जाके मैं चैप्टर को पढ़ा सकता हूँ। अब लिखो सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। लिखो पहले, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ पे बात करूंगा। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है, न्यूटन। न्यूटन से डिनोट करते हैं। और कोई सीजीएस पूछ ले तो डाइन्स होता है। और कोई अगर इसकी डायमेंशन पूछ ले, डायमेंशन तो बेटा बताओ, मास की तो एम हो गई, लिख लो एल टी माइनस टू। लिख लिया हो तो बताना।
लिख लिया बच्चों? यस सर। अब आगे देखो, ये नेट फोर्स हो गया, बहुत बढ़िया सर। अब देखो बेटा, सौम्या देखो, एक्सेलरेशन को लिखेंगे डीवी बाई डी टी। अब मुझे बताओ, अगर मैंने तुम्हें ये चैप्टर ना पढ़ाया होता स्ट्रेट लाइन मोशन, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कैसे कोई इंस्टीट्यूट, मतलब कैसे कोई कर सकता है ऐसे पढ़ाने का काम। देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा बेटा, बोलो डीवी बाई डी टी। यस सर, हमने तो अच्छे से सीखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नया क्या बता रहे हो? बताना ये चाहता हूँ कि ए इज डीवी बाई डी टी। बहुत सही सर, आगे बढ़े। मास को अंदर ले गए, ठीक है सर, ले गए, आपके कहने पे क्या प्रॉब्लम है? एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मोमेंटम। डिनोट पी से करते हैं, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। इसकी ऐसा यूनिट देखोगे तो मास है केजी, मीटर पर सेकंड। इतना लिखो पहले तो, हाँ इतना लिख लो पहले, पहले इसको जो, हाँ लिख लो जरूर। लिख लिया बेटा जी? सर एक मिनट। सर आपने आपका लास्ट स्टेप ये है क्या, F इक्वल्स टू डी एम वी अपॉन डी टी? क्या बेटा, क्या कह रहे हो, समझ क्या पूछ रहे हो? सर लास्ट स्टेप F इक्वल्स टू डी एम वी अपॉन डी टी है। कौन सा लास्ट स्टेप? मतलब लास्ट जो आपने लिखा है। कहा मैंने, कहा क्या कह रहे हो, समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रही हो बेटा? क्या लिखा मैंने? सर ये नेट फोर्स का जो लास्ट कंक्लूजन है वो यही सब, है। अभी कुछ नहीं, सबसे पहले तो ये लिखा फर्स्ट इक्वेशन, मतलब इसी को, फिर इसके बाद, अच्छा तुम पूछो सीक्वेंस पूछ रहे हो क्या, क्या कैसे लिखा ये पूछ रहे हो क्या? हाँ सर। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके बाद ये लिखा है, इस इक्वेशन के बाद फिर ये लिखा है, और फिर अभी ये लिख लो, ये वाली चीज इसके नीचे लिख लो, और उसके बाद ये लिखा है इसको पहले लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, और फिर इसको लिखो। अभी मैं बस जरा मोमेंटम के बारे में बता रहा हूं। मोमेंटम, मास केजी मीटर पर सेकंड, डायमेंशन बताओ। वेरी गुड। कोई मुझे बताए डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या है? बोलो। हाँ, इज अलोंग वेलोसिटी, वेरी गुड। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग वेलोसिटी, वेरी गुड, आगे बढ़ो। थ्योरी को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब जो ये नेट फोर्स है बेटा, ध्यान रखना, मैं बार बार नेट नहीं लिख रहा हूं, सबका रिजल्टेंट। अरे सर सही है, इतना लिख लो। अरे सर बिल्कुल सही है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
यहाँ तक ठीक है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अवनी, मृदनी, प्रख्या, सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? आज ऋषि नहीं आया, गलती से कुछ प्रॉब्लम है शायद। अब देखो मैं क्या लिखता हूं। अगर मैं एवरेज फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ये तो इंस्टेंटेनियस फोर्स हो गया। हाँ सर, इंस्टेंटेनियस। ये एवरेज फोर्स हो गया। लिख लिया बच्चों मेरे? यस सर। अभी थ्योरी सिखा रहा हूँ, सवाल तो नहीं दूंगा अभी, थ्योरी सिखा दूं एक बार। एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इज डीपी। डीपी का जो टर्म है दैट इज इम्पल्स। तो व्हाट इज इम्पल्स की डेफिनेशन? फोर्स इनटू टाइम। नहीं 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 नहीं। इट इज चेंज इन मोमेंटम। डेफिनेशन पूछा था। ऐसे लिख सकते हो, डीपी बराबर एफ डी टी। इम्पल्स जो है डीपी होता है, इट इज चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज डीपी, चेंज इन मोमेंटम। शुरू करें कुछ सवालों से खेलना? चलो एक एक स्टेप, एक एक क्वेश्चन लेते चले। बहुत ही आसान है, सच बता रहा हूं, क्योंकि तुमने पहले बहुत मेहनत कर ली है मेरे साथ। सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए। ओ, ओके सर। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सिंपल सिंपल, तुम खुद ही करोगे मेरे साथ सारे। पहला सवाल, मोमेंटम और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। लिखो रिलेशन ऑफ मोमेंटम टाइम गिवन। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा सिस्टम में प्रॉब्लम है, पर कुछ निकालूंगा सोल्यूशन। मोमेंटम टाइम रिलेशन इज गिवन। पहला पार्ट, व्हाट इज द force at time 3 second? What is the force at time 3 second? कैसे करोगे? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। को पता है, कर लोगे। अब बताओ, कोई मुझे बताए। समय तेरा आ गया आंसर? अब बता मेरे को, कौन कैसे कोई सिखा सकता है बिना डिफरेंशिएशन, बिना इंटीग्रेशन,
बिना वेक्टर्स के सीधा स्टार्ट करे कोई न्यूटन्स लॉ से, बिना डायमेंशन, बिना यूनिट्स, हाउ कैन वन स्टार्ट न्यूटन्स लॉ स्ट्रेट अवे फॉर क्लास 11 स्टूडेंट? आई जस्ट, इट इज अनइमेजिनेबल। कैसे कोई ये कर सकता है? बेचारे बच्चों के साथ खिलवाड़ इतना। कितने सेकंड पे पूछा था मैंने? 2 सेकंड पे पूछा था? 3 किस टाइम पे पूछा सेकंड था? हैं? सर, 3 सेकंड। 3 सेकंड। बताओ कैसे, मतलब, और तब भी बच्चे पढ़ते हैं, रिवोल्ट नहीं करते। 6 न्यूटन। इसका बी पार्ट क्या होगा? आगे इसका बी पार्ट, व्हाट इज द इम्पल्स फॉर टाइम इंटरवल 1 to 3 सेकंड? What is the impulse for time interval 1 to 3 seconds? तो सर 8 सेकंड। नहीं, 8, सॉरी 8। यूनिट सही बोलो बच्चों। वैभव आंसर दो। ये आ गया इम्पल्स। सी पार्ट, सी पार्ट, the average force, the average force for time interval 0 to 2 seconds. The average force for time interval 0 to 2 seconds. 2 newtons. हाँ बेटा, 2 न्यूटन। 52 न्यूटन। ये आ गया एवरेज फोर्स। और तो नहीं दूसरी इसी लाइन पे। अब अगला दूसरा, ये तो आसान था, तुमने कर लिया। अगला सवाल, सर इम्पल्स का थोड़ा एक बार फिर से समझा दीजिए, कैसे निकाला था? क्या हो गया? इम्पल्स कैसे निकाला था वो समझ नहीं आया मुझे। कौन सा बेटा? कहाँ पे? खुद देखो, खुद देखो, अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट? ये वाला? ये वाला? कौन सा पार्ट बेटा? यस सर वही वाला। अब आ गया समझ में देखकर? हाँ इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 3 सेकंड पे डाला, फिर -1 सेकंड का डाला, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8। ओके सर ओके। अब आ गया समझ में? अगला सवाल कौन आ गया? किसका? अच्छा, एक मैं कराऊंगा, तुम इतना लिखो पहले।
सवाल दे रहा हूं बच्चों को. Force depends on time. Force depends on time. What is the impulse? What is the impulse for time interval? For time interval 0 to 2 सेकेंड मैं करूंगा. फॉर टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड मैं करूंगा. एक समझ लो पहले. देखो, मुझको पता है जो इम्पल्स है वो एफ डी टी है. तो टाइम में फोर्स में डाला, इंटीग्रेट करा. टाइम की लिमिट्स थी 0 से 2 सेकेंड. 0 से 2 सेकेंड का चेंज निकालना है. ये इम्पल्स आया. इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम. इंटीग्रेशन पे तो 2t स्क्वायर आएगा. क्या बेटा? तो इंटीग्रेट करने पे तो 2t स्क्वायर आएगा. हाँ, तो 2t स्क्वायर ही तो किया है. आपने तो t स्क्वायर बाय 2 लिखा है. और बाहर 4 भी तो लिखा हुआ है. 4 डिवाइड बाय 2 2 ही तो होता है. ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछो. मृदनी, मृदनी यस सर क्लियर है. क्लियर है. अवनी, प्रज्ञा, बच्चों क्लियर है? यस सर. अगला करो. सिंपल दे रहा हूँ, तो तुम होमवर्क के फॉर्म में दे दूंगा. मैंने सोल्यूशन डाल दिए थे फर्स्ट रिलेटिव के, दूसरे की आज डाल दूंगा शाम को. फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम. find the impulse for time interval 1 to 3 second. Impulse for time interval 1 to 3 second. करो, अपने आप कर लो. सर 1 to 1 से लेके 3. 1 to 3. आंसर 8 kg पर मीटर पर सेकंड. देखने रुको. क्या अभी है? लिमिट्स 1 से 3 बोली थी. या फिर एक और यूनिट है न्यूटन सेकंड. दिस इज द चेंज ऑफ. इसका बी पार्ट करो. ये तो पहला पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट. व्हाट इज the average force in this interval? What is the average force during this interval? 4 Newton.
तो एवरेज फोर्स, सॉरी 2 न्यूटन। एक बार ध्यान से सोच लो बेटा फिर बताना, यस सर 2 न्यूटन ही है। एक बार फिर सोच लो फिर बताना। सर 4 है। 4 आएगा। चेंज ऑफ मोमेंटम 8 आया है, 1 से 3 2 हुआ, टाइम इंटरवल 4 न्यूटन। आगे देखो, अभी फिर एक चीज बताऊंगा, तुम बोलोगे अरे सर सब आता है, ये तो आपने करा दिया, तुम यही बोलोगे सब आता है सर हमें ये। पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो सीधा न्यूटन लॉ से ही पढ़ाना चालू करता है। Stop of tangent। बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या होगा, कोई बताए मेरे को क्या होगा। फोर्स होगा बेटा, देखो ना, फोर्स। है ना, फोर्स बराबर डीपी बाई डी, फोर्स बराबर डीपी बाई डी। तो ये तो तुमने सीखा हुआ है, फटाफट बताना, देखें कितने बच्चे फटाफट आंसर देते हैं मेरे को। क्या बोल सकते हो फोर्स के बारे में। कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। हाँ, मुझे कर लेने दो, इट्स अ रिवीजन। अब क्या बोलते हो फोर्स के बारे में। कांस्टेंट एंड नेगेटिव। कांस्टेंट एंड नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन। दो एक और लेने दो, रिवीजन हो रहा है बेटा। इसके बारे में क्या बोलोगे। पहले डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज जीरो हो रहा है। फोर्स इज डिक्रीजिंग और डायरेक्शन पॉजिटिव। क्योंकि एंगल 90 से कम है। देखा, एक्सपर्ट कर दिया बच्चों को। और जाके पूछ लो बाहर, ना दे पाएंगे बच्चे आंसर। इसमें क्या बोलोगे। इंक्रीजिंग। लिख लो, चलो बनाना हो बना लो, नहीं बनाना तो बना लो, बना लो। पूछ लेना बेटा, किसी को कोई डाउट है कहीं जा रहा हो तो बनाओ फटाफट। अभी आप लेके देखो कितना है समय। बना लो ना क्या। बना लिया। इस पे न्यूमेरिकल बेस नहीं कराऊंगा। अब लिखो एक स्टेटमेंट, फिर से देखो तुम समझ जाओगे। लिखो, मैं बना रहा हूं। एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ इज इम्पल्स। सर कैसे 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 कैसे। सपोज ये ग्राफ बनाया,
बहुत छोटा इंटरवल, इसका एरिया निकाला, इसका छोटा सा एरिया बोलो, हाइट है फोर्स, विड्थ है dt, ये एरिया हो गया। थोड़ी देर पहले सिखाया था dp बराबर एफ dt, अरे हाँ सर बताया था। हेंस लिख लो, लिखने के बाद बता देना कि बना लिया, लिख लिया। लिख लिया बच्चों? अरे हाँ तो यस बोलो। सर। चलो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करो इसी पर। बेटा कितना, अब कुछ नहीं बोलता। प्रख्या तुम्हारे पापा आए और मैं घर पे, उस समय थोड़ा मेरा फोन साइलेंट में पड़ा हुआ था। निकालो। एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो एरिया निकालो पहले तो ग्राफ का, वो चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अगला सवाल। सर 2 मिनट। हाँ सर आप वापस कर सकते हो। वापस, ये अपना बैच लेट स्टार्ट हुआ है ना, तो मैंने सिर्फ सिलेबस। कुछ नहीं सर। हाँ
अगला सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कुछ देखा important बेटा। बताए थे क्या? हाँ अभी कुछ नहीं, मैंने बस ये बताया था फोर्स और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया वो इम्पल्स होता है। ओके सर। फोर्स और टाइम तुमने कहाँ तक देखा था? यही शायद थे शायद ना सर लास्ट क्वेश्चन जो कराए थे मैंने बस impulse। लिखा था एरिया डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द एवरेज फोर्स, व्हाट इज द एवरेज फोर्स फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 6 सेकंड? 2 न्यूटन। Sir, please repeat the question. What is the average force for time interval 0 to 6 second? सर 2 न्यूटन। पहले एरिया निकालो, ऊपर का एरिया आएगा 16 और नीचे का एरिया माइनस में आता है, हम पहले सीख चुके हैं। ये 2 है, ये 2 है। दिव्या समझ में आ रहा है बेटा यहां तक? नीचे का एरिया माइनस है तो ये तो इम्पल्स आ गया। दो चार पांच सवाल मैं सर्कुलर मोशन से रिलेट करूंगा, बहुत सब इट इज टू सिंपल। अगला क्वेश्चन, ये हम सर्कुलर मोशन जैसा पढ़ चुके हैं। अच्छा जरा मुझे